हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हमने जो है देखा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या है। स्रोत के बाद अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भारत में इतिहास का शुरुआत कब से हुआ। इस संबंध में विद्वानों के बीच काफी मतभेद है। तो अभी हम लोग ऐतिहासिक काल से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले का जो प्रागैतिहासिक काल है उसका मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा। तो आज इसमें ऐतिहासिक काल से जो जस्ट पहले का काल है उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कुछ विद्वान बोलते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि पूर्व हड़प्पा काल है। ऐसा प्रायः माना जाता था कि हड़प्पा संस्कृति भारत की सबसे पहली संस्कृति है, लेकिन हाल के दिनों में जो अनुसंधान किए गए हैं और उत्खनन किए गए हैं उनसे यह पता चलता है कि न सिर्फ हड़प्पा सभ्यता बल्कि उससे पहले से ही सिविलाइजेशन इंडिया के अंदर में जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें मौजूद है। तो आज कल जो है जो परीक्षा का पैटर्न काफी चेंज हो रहा है, उसमें उस समय जो हड़प्पा से जो पहले की जो सभ्यताएं थी उसके बारे में भी काफी बड़े पैमाने पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूपीएससी से लेकर के और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, तो वहां पर जब आपको गहन अध्ययन करना है, जहां पर आपको अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देना है, तो वहां पर आपको यहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जब हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उससे पहले का क्या था यहाँ पर माहौल, उसके बारे में जानना काफी जरूरी है और आवश्यक हो जाता है। तो आइए चलते हैं। तो प्राचीन भारत में हड़प्पा से सब पहले पूर्व हड़प्पा काल, मतलब हड़प्पा काल जनरली 2900 या 2500 अलग अलग विद्वान का मत है, वहां से ईसा पूर्व से शुरू होता है। तो उससे पहले भारत में कब से सिविलाइजेशन था, क्या हाल था, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो उससे पहले के सभ्यता को कुछ विद्वानों ने पूर्व हड़प्पा काल कहा है, कुछ ने इसको आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। तो अब आद्य ऐतिहासिक काल का क्या है अर्थ, क्या है परिभाषा इसका। तो आद्य ऐतिहासिक काल ऐसे काल को बोलते हैं जब लिखित जो है, लिखित में जिसकी सामग्री उपलब्ध नहीं है, या अगर लिखित में भी है तो उसको पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। वैसे सभी काल को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो मतलब पूर्व हड़प्पा काल भी आद्य ऐतिहासिक काल है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में न सिर्फ हड़प्पा से पहले का बल्कि हड़प्पा सभ्यता भी आद्य ऐतिहासिक काल में ही आता है इस परिभाषा के अनुसार। और इवन वैदिक सभ्यता को भी आद्य ऐतिहासिक ही माना जाता है, क्योंकि उसका जो लिखित जो प्रमाण है, लिखित तो काफी है। वैदिक काल में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, 1500 ईसा पूर्व और उससे पहले का भी ग्रंथ है, जैसे ऋग्वेद वगैरह। तो लेकिन उसके रिलेशन में पुरातात्विक अनुसंधान जो हुए हैं उसमें नहीं मिला है। तो इसके कारण उन सभी को भी मान लिया जाता है कि वह जो है आद्य ऐतिहासिक काल में ही आते हैं। तो ऐसे में इसका रेंज काफी विस्तृत हो जाता है और जनरली 5000 ईसा पूर्व से ही भारत में सिविलाइजेशन जो है मिलता है। अलग अलग जगहों से किस प्रकार से ये हुआ है आपको बताया गया। 5000 साल से पहले भी इंडिया में था। तो अर्थ जो है इसका आप समझ रहे हैं, आद्य ऐतिहासिक काल का क्या अर्थ है। वैसे काल, इतिहास का वैसा काल जिसका कोई लिखित में जो है हमको कोई सामग्री नहीं मिला है, सिर्फ पुरातात्विक खोज से ही पता चलता है कि हाँ वहां पर कुछ था, जैसे कोई मकान मिला या फिर वहां पर मिट्टी का बर्तन मिला है। इस प्रकार के जो कुल्हाड़ी वगैरह जैसे पाषाण काल का, ताम्र पाषाण काल का जो वो मिलता है, उसके आधार पर जो है विद्वान जो है ये निर्धारित करते हैं कि वहां पर सिविलाइजेशन था। तो इस प्रकार के जो सिविलाइजेशन जो है जो मिले हैं वो सभी किसमें आ जाएंगे, आद्य ऐतिहासिक काल में। तो अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि आद्य ऐतिहासिक काल या फिर कोई जगह का नाम दिया जाएगा कि ये किस काल में था, तो वो हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल।
अब आदि ऐतिहासिक काल के संबंध में विद्वानों के बीच में काफी मतभेद है। जैसे वैदिक सभ्यता वगैरह जो है उसको भी कुछ विद्वान बोलते हैं आदि ऐतिहासिक में आते हैं, कुछ बोलते हैं कि नहीं यार इसका तो लिखित मौजूद है इसलिए उसमें नहीं आएगा। कुछ विद्वान 600 ईसा पूर्व के महाजनपद काल जब से शुरू हुआ था या बुद्ध और जैन, जहां से हम लोग को लिखित में सारी चीजें मिलती है और पुरातात्विक रूप से भी मिलता है, उत्खनन वगैरह में भी मिलता है, तो उस काल से पहले के सारे को मान लेता है प्राग ऐतिहासिक। और वैसे विद्वानों का कहना है, जिसमें विदेशी विद्वान ज्यादातर है, उन लोगों का कहना है कि 600 ईसा पूर्व के पहले का जितना भी काल था वो सभी तो जो है प्रागैतिहासिक काल था, क्योंकि उसका इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय विद्वानों ने अनुसंधान द्वारा सिद्ध किया है कि उस समय का भी एक क्रमिक इतिहास था। भले ही हमको लिखित में सामग्री नहीं है, राजा का नाम नहीं पता है, या फिर जहां राजा का नाम पता है वहां पुरातत्व से नहीं मिला है, जैसे वैदिक काल वगैरह का, तो भारत में उसको लेकर के लगातार अनुसंधान जारी है। और बाद में अगर हड़प्पा सभ्यता को पढ़ लिया जाएगा, हड़प्पा का जो लिपि है उसको, तो फिर वो आदि ऐतिहासिक काल में आ जाएगा और फिर हमको ज्यादा पता चलेगा उसके बारे में। अगर वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में क्या संबंध है उसके बारे में भी काफी पता चल जाता है, अगर हड़प्पा की सारी लिपियों को पढ़ लिया जाता तो हड़प्पा सभ्यता हम लोग आगे पढ़ेंगे, उस समय हम ज्यादा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अभी हम लोग आदि ऐतिहासिक काल आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है वैसा काल इतिहास का जिसका कोई लिखित में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है या लिखित कोई कुछ नहीं उपलब्ध है, और अगर लिखित में भी है तो उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो जब पढ़ा नहीं जा सका है तो लिखित में है या लिखित है उससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो समझ गए, भारत में जनरली 5000 ईसा पूर्व से ये सब एक्चुअली नवपाषाण काल का जब कृषि का अनुसंधान हो गया था, तो माना यह गया विद्वानों के द्वारा, जब कृषि का अनुसंधान जब हो गया तो एक व्यवस्थित रूप से लोग रहने लगा है। तो कृषि और पशुपालन ये जो दो मुख्य चीजें जो आपकी गतिविधियां शुरू हुई है, उसी से माना जाता है जनरली नवपाषाण युग। और नवपाषाण युग के अंदर में ही जब बाद में उसका जब ये धातुओं का खोज हो गया तो फिर उसके बाद माना गया कि ये आदि ऐतिहासिक काल शुरू हो गया है। अब इसका महत्व क्या है? इसका काफी महत्व है। इसी से हम लोगों को पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या उसके पूर्व जो है किस प्रकार से हमारा जो है समाज था। वह जिसे समाधान का पद्धति है, या उस समय जो कहीं से कुछ मोहरे मिली है, कहीं से कुछ जो है जैसे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कुल्हाड़ी मिली है, तो उस सब से ये पता चलता है कि वहां पर किस प्रकार से जो है लोग जीवन यापन कर रहे थे, कितनी प्रगति हुई थी। चक्का पहिया मिला है तो उससे ये पता चलता है कि बैलगाड़ी भी वहां हो सकता है प्रचलन में रहा हो। तो ये सारी चीजें पता चलती है, तो इसका काफी महत्व है। अगर वैदिक काल में जो चीजें वेदों में लिखी गई है, ऋग्वेद में, उसका भी जो है इससे जो है रिलेशन स्थापित विद्वान लोग करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आदि ऐतिहासिक काल है उसमें जो वहां से जो चीजें मिल रही है, क्या वो वैदिक जो पुराने जो वेद वगैरह में जो लिखे हुए हैं क्या उससे मेल खा रहे हैं। तो उसको लेकर काफी अनुसंधान किया गया है, लेकिन अभी तक विद्वानों को उसकी सफलता नहीं मिली है जिससे कुछ कंक्रीट कहा जा सके। तो महत्व इसका काफी ज्यादा है, फ्यूचर अनुसंधान में इसका काफी महत्व है। और एवं इस पर अभी काफी जो है काम चल रहा है आज के दिनों में। अब है अनुसंधान, आखिर ये पता कैसे चलता है कि कोई सभ्यता कब का है, हड़प्पा काल का है या पूर्व हड़प्पा है। जैसा मैंने यहां लिखा पूर्व हड़प्पा काल, तो आदि ऐतिहासिक काल को पूर्व हड़प्पा काल और हड़प्पा काल और वैदिक सभ्यता 3 भाग में जनरली बांट दिया गया है। तो हम तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है पूर्व हड़प्पा काल। तो अभी हम लोग वहां उतना ही जो है पढ़ेंगे पूर्व हड़प्पा काल का ही। हड़प्पा काल तो एक काफी विस्तृत सब्जेक्ट है। हड़प्पा काल जो जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जब विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो उसमें तो एक वीडियो में नहीं होगा, बल्कि उसके लिए हम 2 या 3 वीडियो डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का। आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग एक ही वीडियो में पूरा ले लेंगे और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं किसी भी एग्जाम में। इतना हम लोग प्रयास करेंगे और आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा जिससे कि कुछ छूट नहीं जाए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जिस पर जनरली आपको वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा।
और मिलेगा भी तो वो बहुत ही कम बताया हुआ होगा, या फिर वो बेकार ही होगा, एक प्रकार से उसको देखना ना देखना एक बराबर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, और इससे रिलेटेड आपको टॉपिक इससे अच्छा कहीं भी आपको मिलेगा नहीं जल्दी। तो अनुसंधान कैसे होता है इसका? तो कोई भी जो उत्खनन वगैरह होता है या प्राचीन काल का खोज होता है प्राचीन सभ्यता का, तो उसका जो है जनरली दो जो है इसका ये है, उसका दो पार्ट होता है। अनुसंधान का दो पार्ट होता है। एक होता है एक्सप्लोरेशन और दूसरा होता है एक्सकैवेशन। एक्सप्लोरेशन और एक्सकैवेशन। तो अब हम जानेंगे कि एक्सप्लोरेशन क्या है और एक्सकैवेशन क्या है। एक्सप्लोरेशन में जैसे कि पहले क्या किया जाता है कि किसी जगह का सर्वे किया जाता है, या स्थानीय लोग ही बताता है कि यहाँ पर कुछ टीले मिले हैं या यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ये है। तो उससे जो है हम लोगों को ये पता चलता है कि यहाँ पर कुछ है, मतलब कुछ मिल रहा है, जैसे कि कहीं कुछ ईंटें मिल गया, या कहीं गांव वाला ही कह रहा है बहुत दिनों से कि यहाँ पर पुराना टीला है, डीह है। तो जब उसका पता चलता है तो वहां पर जनरली जाकर के पुरातत्व विभाग की टीम जो है, या जो इतिहासकार है जो पर्सनल लेवल पर भी खोज वगैरह कर रहा है, वो जाकर वहां पर एक्सप्लोर करता है। एक्सप्लोर करता है कि एक मोटा मोटी वहां पर देखता है कि मतलब यहाँ पर क्या संभावना है, वहां का फ्लोरा फाउना क्या है, वहां पर किस प्रकार के लोग रहते हैं, ग्राम्य जीवन किस प्रकार का है, इन सब चीजों को जो है वो बाहर से देखता है। तो देख करके वो एक निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हाँ, यहाँ पर प्राचीन जो है सभ्यता हो सकती है। तो जब ये निश्चित हो जाता है एक्सप्लोरेशन के द्वारा कि वहां पर कुछ मिलने की संभावना है, जैसे आजकल आप लोग सुनते हो जाएगा कि कहीं खनिज मिल गया, या ये खदान है, ये प्राकृतिक गैस है, तेल का भंडार मिल गया, ये मिल गया, तो पहले एक संभावना होती है, फिर संभावना के आधार पर जो है फिर उसमें जो है खुदाई चालू होता है। वही चीज यहां भी होता है। तो एक्सप्लोरेशन पोटेंशियल है ये कि वहां पर कुछ हो सकता है। उस टीला में हम लोगों को कोई पालकालीन, कुषाण कालीन, प्रागैतिहासिक कालीन, नव ऐतिहासिक कालीन, आद्य ऐतिहासिक, पूर्व हड़प्पा कालीन मिल सकता है। वहां का फ्लोरा फाउना आसपास का ये देखकर, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझकर, प्राचीन वहां का क्या मतलब रहा है इतिहास में, साहित्य में, या फिर उसके आसपास जो है किस प्रकार के सभ्यता का उत्खनन में अवशेष मिला है, उसके आधार पर जो पुरातत्व वैज्ञानिक है वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगर यहाँ पर खुदाई होगा तो हमें मतलब किस काल का मिलेगा। अगर किस काल का नहीं अगर उसको समझ में आता तो भी ये पता जरूर चलेगा कि कुछ ऐतिहासिक यहाँ पर कुछ है। तो वहां पर एक्सप्लोर जब कर लिया जाता है तो उन लोगों के रिपोर्ट के आधार पर, या वो लोग जो लिखता है, जो अपना थेसिस लिखता है या अनुसंधान पत्र प्रकाशित करता है, पीएचडी वगैरह का पत्र, शोध पत्र वगैरह देता है, तो उसके आधार पर जो है एक्सकैवेशन किया जाता है। एक्सकैवेशन हो गया कि वहां पर खुदाई किया जाता है। जो जगह मिला है, कोई टीला, डीह, गड्ढा, कहीं भी अगर ये इस प्रकार का चीजें मिल रहा है तो वहां पर फिर एक्सकैवेशन किया जाता है। एक्सकैवेशन का मतलब होता है खुदाई करना, पुरातत्व विभाग के द्वारा या फिर कोई पर्सनल लेवल पर ही अगर करवा रहा है। तो भारत में इस सब के लिए एक एजेंसी है एएसआई। एएसआई क्या है? ये एजेंसी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछता है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये सब एक्सकैवेशन का काम इंडिया में करवाती है। इसमें जो है कुछ जगह का खुदाई किया जाता है। खुदाई करने के बाद जो है उससे वो जो वहां से सामग्री मिलता है उसके आधार पर यह निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, फिर उसका जांच किया जाता है। तो जांच करने के क्रम में जो है बहुत सारे विज्ञान का जरूरत होता है, जैसे भू विज्ञान, जियोलॉजी, उसके बाद जो है आपको वनस्पति शास्त्र का, प्राणी शास्त्र का मतलब जूलॉजी, बोटनी, ये सभी का जरूरत होता है इसमें। जैसे वहां पर अगर कोई
कोई अनाज का ये मिल गया, अवशेष मिल गया, तो वहां कौन उसका जांच करेगा? बोटानिस्ट करेगा जांच। कुछ पशु का से ये मिल गया तो उसका कौन करेगा? जूलॉजी वाले करेंगे। कुछ ये हो गया कि भाई इसका डेट कैसे ज्ञात किया, तो वहां केमिस्ट्री वाले करेंगे। कार्बन 14 पद्धति से जांच होता है, आयु का पता लगाया जाता है। अब ये कार्बन 14 नाम आ गया, तो कार्बन 14 पद्धति जो है, यह जो है कोई भी सभ्यता कितना पुराना है उसको जानने का सबसे मुख्य तरीका जो इंडिया में अपनाया जाता है वो है कार्बन 14। ऐसे इसके अलावे भी कई तरीके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर आज के डेट में ये है। ऐसे ये भी अब एग्जैक्ट नहीं रहा, इस पर भी काफी अब विवाद और रिसर्च हो रहा है। इसमें भी करीब 50-100 सालों का अंतर हो जा रहा है। अगर प्राचीन काल का अगर हम देखें ईसा पूर्व शताब्दी का, तो वहां पर करीब 100 साल का इसमें भी अंतर आ जा रहा है, कार्बन 14 में भी। जबकि पहले शुरुआती दौर में जब ये आया था तो उस समय माना गया था कि कार्बन 14 जो पद्धति है वो एकदम मतलब क्लीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे ज्यादा बेटर पद्धति है, उसको बोलते हैं वलय वाला। रिंग वलय जो है, ये किसी भी वृक्ष का जो रिंग वलय होता है वो एक निश्चित अवधि में जो है वो रिंग उस पर बनते जाता है, तो वो ज्यादा एग्जैक्टली जो है बताता है हमको कि कोई सभ्यता कितना पुराना है। लेकिन अभी भारत में ये प्रणाली उतना पॉपुलर विकसित नहीं हुआ है। पॉपुलर का क्या, उतना विकसित नहीं हुआ है। भारत जैसे देश में अनुसंधान जो है ऐसे भी बहुत कम होता है, नया आविष्कार वगैरह यहाँ पर कम ही होता है, क्योंकि उसमें काफी खर्च लगता है हर चीज में। तो कार्बन 14 पद्धति यह मानता है कि कार्बन का जो 14 वाला जो आइसोटोप है, कार्बन का आइसोटोप होता है 14। कार्बन आइसोटोप 14 जो है, आज नॉर्मल कार्बन क्या होता है 12। कार्बन का जो ये एटॉमिक जो ये है वो क्या है 12 है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मिला करके कितना होगा 12, लेकिन आइसोटोप में क्या हो जाएगा 14। मतलब इसमें प्रोटॉन तो जो रहेगा 6 ही, लेकिन 8 न्यूट्रॉन होगा। तो ये जो कार्बन 14 है ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अस्थाई क्या है ये है, और ये क्या है अस्थाई, टेम्पोररी। तो ये जो टेम्पोररी है ये एक निश्चित दर से इसका क्षरण होता है, और उस दर के ये होता है कि भाई इतना वर्ष में ये इतना % हो जाएगा। मतलब कार्बन 14 जो है कुछ वर्षों में कार्बन 12 में बदल जाता है। तो मान लीजिए अगर 100 साल में इसका 5% बदल जाता है, 95% जो है ये हो जाता है 100 से कार्बन 14, 5% ये C12 बन जा रहा है। तो ये अगर मान लिए कोई 20% हो गया तो 5% 4 बार हो गया। तो मान लीजिए ये 100 साल में हो रहा है, तो 100 साल में अगर ये इतना चेंज हो रहा है 5%, मतलब 100 से 95 100 साल में हो रहा है, तो ये 90 जो है 200 साल में होगा, 85 जो है 300 साल में होगा, ऐसे कर करके होगा। तो अगर मान लीजिए किसी में 70 है तो इसके आधार पर वैज्ञानिक ज्ञात कर लेगा कि हाँ ये भाई 30 हो गया, तो 30 130 ऐसे करके तो कैलकुलेट कर लेगा कि कितना मतलब हो सकता है। मतलब 5% 100 साल में हो रहा है, तो 30% 5 30 600 साल में होगा। तो 600 साल बीत गया, इसका मतलब 600 साल पुराना है। ऐसे करके हम लोग ज्ञात करते हैं कार्बन 14 पद्धति में। ये सिर्फ मैं उदाहरण बताया हूं, एग्जैक्टली जो है क्या है वो मैं नहीं बताया हूं, उदाहरण बताया हूं कि अगर मतलब 5% अगर ये 100 साल में होता है तो इस विधि से जो है वैज्ञानिक ये गणना कर लेते हैं कि कोई भी जो ये मिला है सामग्री वो कितना वर्ष पुराना, और उसके आधार पर हम लोग फिर इसको रख देते हैं कि इसमें आएगा वो। तो जैसे अगर 3000 साल पुराना मिला है तो जाहिर है 1000 ईसा पूर्व हो जाएगा। अभी 2000 चल रहा है तो 1000 ईसा पूर्व 1100 ईसा पूर्व हो जाएगा। अगर कोई चीज अगर 6000 साल पुराना मिल गया तो मुझे 4000 ईसा पूर्व हो जाएगा। इस आधार पर हम लोग ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये 5000 साल पुराना है, कितना साल पुराना है। जैसे अभी बताया मैंने 5000 साल पहले से हम लोग ले रहे हैं ऐतिहासिक, तो वो उसका गणना कार्बन 14 पद्धति से
हो जाता है और ये काफी हद तक एग्जैक्ट होता है, 99% एग्जैक्ट होता है, 1% इधर उधर आता है। तो मान लिया 5000 नहीं या 500 साल ही पुराना होगा या 400 साल ही पुराना होगा, तो बात तो एक ही है आज के डेट में अगर हम देखें तो ये है। हाँ, बाद का जो ऐतिहासिक काल का जब हम लोग देखते हैं तो उसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे अगर हम 200-300 ईस्वी में देखें गुप्त काल का या मौर्य काल का, जहां हम लोग को एग्जैक्ट पता है, तो वहां पर अगर मान लीजिए इसके कारण अगर 50 साल इधर उधर हो जाता है तो काफी प्रॉब्लम हो जाता है। तो कार्बन 14 में भी अभी अनुसंधान चल रहा है और उसमें संशोधित वाला भी आ गया है वर्जन, जिसमें संशोधित जो पुराना जो अनुमान था उसको संशोधित किया गया। तो समझ गए आप लिया कि किस प्रकार से हम लोग जो है प्राचीन जो है हमारा कितना प्राचीन सभ्यता है, इसके बारे में हमको पता चलता है कार्बन 14 पद्धति से। अब जो एक्सकेवेशन होता है, मतलब खुदाई जब करते हैं ना, तो फिर अलग अलग लेयर पता चलता है। जैसे कोई टीला है या गड्ढा है, वहां पर खुदाई चालू किया जाता है, तो मान लिया अभी हम लोग यहाँ रह रहे हैं, अब यहाँ खुदाई चालू करेंगे तो पहला लेयर मिलेगा, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, माने अलग अलग जगह पर अलग अलग लेयर मिल सकते हैं। कहीं 2 लेयर मिलेंगे, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5। तो मान लिए ये अंतिम लेयर है, यहां हम मतलब पहला बार मनुष्य रहना शुरू किया। तो यहां मान लीजिए अगर प्रागैतिहासिक मिल रहा है, प्रागैतिहास, ठीक है, यहां पर हमको मिला नवपाषाण काल, ठीक है, नवपाषाण काल का मिला। यहां पर हमको मतलब ये पूरा पाषाण हो गया, ये नवपाषाण हो गया। यहां पर मिल गया मान लीजिए हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा पूर्व, कुली नाल, ये सब जो संस्कृति है, ये हम लोग इधर लिखे भी है कुछ, मेहरगढ़, ये सब ये यहां मिल गया। अब इसके आगे हड़प्पा वाला यहां मिल गया, यहां वैदिक कालीन मिल गया, यहां पर मौर्य कालीन मिल गया, या इस प्रकार से और भी लेयर मान लिए है। तो एक जगह 5-6 लेयर भी हो सकते हैं, 2-3 भी हो सकते हैं। जैसे किसी जगह मान लिया 3 ही लेयर होगा, मौर्य काल का होगा, गुप्त काल का होगा, ऐसे। तो हम समझ गए कि किस प्रकार से खुदाई करते हैं और कैसे पता चलता है। अब कौन सा लेयर का है वो कार्बन 14 पद्धति से हमको पता चल जाएगा। ये लेयर मतलब किस किस का शासन काल का है, तो उससे पता चल जाएगा। जैसे कुछ मिल गया, वहां से कोई बर्तन ही मिल गया, कोई भाला, बर्छी, कोई कोई इस प्रकार का औजार ही मिल गया, कोई लकड़ी का ही सामान मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो उसका कार्बन डेटिंग के आधार पर जिसमें भी कार्बन मौजूद है उसको कार्बन 14 पद्धति से उसका पता चल जाता है। अगर वहां से कुछ हड्डी मिला है, कोई जानवर मिला है, अवशेष मिला है, तो उसके आधार पर भी, तबाधान पद्धति मिला है तो उसके आधार पर भी हम लोग अनुमान लगाते हैं कि वो किस पीरियड का होगा। तो हम समझ जाते हैं खुदाई के अनुसार कि किस काल का हमको मिल रहा है सामान। अब है कि इसका आरंभ, आरंभ जो है आरंभ जो है आदि ऐतिहासिक से मतलब है कि जब कृषि अर्थव्यवस्था शुरू हो गया, लोग एक जगह रहने लगे। मतलब यायावर, उससे पहले कैसे रहते थे, यायावर होते थे, मतलब पशुपालन करते थे, एक जगह से दूसरे जगह, जहां उसको जगह मिलता था वहां रहता था, कुछ दिन वहां रहने के बाद फिर दूसरी जगह चले जाते थे। मतलब एक जगह स्थिर रूप से मानव जो है नहीं बस पाया था, बल्कि अपना पूरे कबीले के साथ, मतलब कबीला बोलते हैं उसको, एक समूह में लोग रहते थे और वो एक ही साथ माइग्रेट कर जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह, फिर वहां कुछ दिन रहा, जंगल काट वाट के फिर वहां से निकल गया। इस टाइप से वो रहते थे। इससे पहले, जस्ट पहले, जब कृषिकालीन अर्थव्यवस्था से जस्ट पहले लोग वैसे ही रहते थे। तो कहीं एक जगह रहा, अगर खेती अगर थोड़ा बहुत कर भी रहा है तो वहां किया और फिर वहां से वो लेकर के फिर निकल गया, फिर दूसरे जगह, यही सब चीज, मतलब एक जगह स्थिर रूप से नहीं रहते थे लोग। तो बाद में जो है धीरे धीरे जब वो रहने लगे, तो वो कब से रहने लगे वहीं से हम लोग आदि ऐतिहासिक काल मानते हैं, जब से लोग एक जगह अस्थायी रूप से रहने लगे। तो कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर जो लेयर मिली है मेहरगढ़ से,
मेहरगढ़ बोलन घाटी, बोलन नदी के किनारे है, बलूचिस्तान में पड़ता है। बोलन नदी आपको काफी बार पूछा गया है ये। तो बोलन बोलन नदी याद रखिएगा, बोलन बोलन घाटी, बोलन नदी के किनारे बोलन, उसको बोलन घाटी बोला जाता है, ठीक है। तो बोलन घाटी के में मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ स्थान जो है बलूचिस्तान में है। यहाँ जो है जो एक्सकेवेशन हुए हैं अभी तक, उसमें 5000 पूर्व का गेहूं और जौ मिला। गेहूं और जौ का जब वैज्ञानिक परीक्षण किया गया तो वो 5000 साल का मिल चुका है ऑलरेडी, और उसके नीचे भी अभी कई लेयर बाकी है खुदाई होना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब 5000 वर्ष का मिल चुका है और उसके नीचे भी अभी और खुदाई होना बाकी है, तो हम मोटा मोटी मान सकते हैं कि 7000 साल, 7000 साल जो है कम से कम पुराना जो है ये जो है जो है 7000 साल पुराना, 7000 साल पुराना आरंभिक काल। इसका क्या मानेंगे हम लोग? 7000 साल कम से कम मान सकते हैं, क्योंकि 5000 साल का तो ऑलरेडी मिल चुका है और उसके नीचे भी परत अभी और है जो अभी इसका खुदाई होना भी बाकी है। तो गेहूं और जौ जो है प्राचीन भारत में शुरुआती फसल में था। वो तो चावल का अवशेष इतना पुराना नहीं मिला है, खास करके इन इलाकों से, लेकिन गेहूं और जौ का मिला है। तो उससे भी पता चलता है कि गेहूं और जौ, क्योंकि खेती वाला गेहूं और जौ मिला है, जंगली भी मिला है। तो खेती वाला जब गेहूं और जौ हमको मिला है, तो गेहूं और जौ की आरंभिक बस्ती में भी इंडिया आ जाता है। जैसे गेहूं और जौ कहाँ सबसे पहले शुरू हुआ, उसमें भी इंडिया अभी इसका चल ही रहा है। फाइनल अभी तक ये हुआ नहीं एस्टैब्लिश, लेकिन मेहरगढ़ से जो गेहूं और जौ मिला है वो 5000 साल पुराना है। तो अब हम लोग इसकी आरंभिक बस्तियां तो हम लोग मान सकते हैं कि 7000 साल पहले से ही कृषि जो है और जो है आरंभिक बस्तियां बसने लगी थी कृषि वाली। अब जो है आरंभिक बस्तियां में कुछ बस्तियां काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको जो है परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जो है इसके बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? मेहरगढ़ का। बलूचिस्तान में बोलन घाटी में, जैसा भी हमने बताया, बोलन नदी के किनारे है ये मेहरगढ़। इसमें दो चरण, दो परत मिला है प्राचीन का अभी तक जो खुदाई हुआ है उसमें जो नीचे वाली परत है वो उसमें पाषाण कालीन जो है, पाषाण की जो है ये ज्यादा मिला है, मतलब पत्थर का औजार, पत्थर का हथियार, यही सब ज्यादा मिला है वहां से। दूसरा जो है वो ताम्र पाषाण जो है, तांबा का भी जो है उसमें मिला है। तो तांबा का भी सामान सब उस समय का काफी मिला है, काफी संख्या में। तो जो दूसरा है इसमें जो है मृदभांड भी मिला है दूसरा चरण में। तो दूसरा चरण में जो मृदभांड मिला है वो चित्रित मृदभांड, पेंटेड वेयर, जो उस समय का जो है आद्य पाषाण काल का जो है वो एक ये है, कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कभी भी अगर पेंटेड वेयर है, चित्रित वेयर, चित्रित मृदभांड मिला है, तो हम लोग उसको सीधा पूर्व हड़प्पा काल से उसको ये कर लेंगे, क्योंकि ये जितने भी जगह है वहां से सिमिलर मृदभांड मिले हैं। क्वेटा घाटी में भी जो है वही स्थिति था। सेकेंड जो चरण है वहां से जो है ये मिला है आपको, मृदभांड मिला है जो पेंटेड वाले हैं। इसके अलावा जो है वो तांबा वगैरह और इसके हथियार से मिले हैं, पाषाण के भी मिले हैं छोटे छोटे। ये अंजीरा भी जो है बलूचिस्तान में ही है। अंजीरा में सिर्फ एक स्तर मिला है जिसमें अभी तक खुदाई में, जिसमें जो है वही चित्रित वाले मृदभांड मिले हैं और ढेर सारे जो है वो घरेलू इस्तेमाल का, और ये सब जगह से छोटे छोटे घर भी मिले हैं, कच्ची ईंटों का घर भी मिला है। राना गुंडई आपने नाम सुना होगा, ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है, बलूचिस्तान प्रांत में ही। राना गुंडई काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 3 चरण में खुदाई हुआ है अभी तक, और इसमें चित्रित मृदभांड यहाँ भी मिला है जो पॉलिश्ड है। और ये जो ये राना गुंडई है, यहाँ घोड़ा का जो है हड्डी भी मिला, घोड़ा का हड्डी भी यहाँ से मिला है राना गुंडई से।
तो ये सबसे पुराना जो है स्थल है जहाँ से घोड़ा का हड्डी मिला है, रानागुंडई, हड़प्पा पूर्व में। अब जैसे हड़प्पा काल में भी यह माना जाता है प्रायः कि घोड़ा का जो है उन लोगों को का उनको पालतू उन्होंने नहीं बनाया था, या घोड़ा के बारे में उन लोग को ज्यादा नहीं पता था। तो लेकिन जो है रानागुंडई में घोड़ा का हड्डी मिला है। हड़प्पा काल में भी एक दो जगह से मिला है। लोग हड़प्पा काल जब पढ़ेंगे, जैसे सुरकोतरा वगैरह है वहां से मिला था, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब एक गोमल घाटी भी पाकिस्तान में है। इसमें जो है दो जगह है, गुमला और रहमान ढेरी, जो महत्वपूर्ण है। गुमला में भी दो चरण में जो है अभी तक ये खुदाई हुआ है, जिसमें पहला चरण जो था उसमें जो है ये पाषाणकालीन ये मिले हैं, छोटे छोटे घर मिले हैं। और बाद वाला जो दूसरा जो सेकेंड जो चरण है उसमें पेंटेड जो है ये मिट्टी के बर्तन मृदभांड मिले हैं। और इसके अलावे जो है ताम्र और इसके जो है काफी ये सब मिले हैं, वो सामान सब जो है तांबा के उपयोग का काफी जो है साक्ष्य मिला है। दराती वगैरह मिला है, पाषाण का बना हुआ। तो ये सब चीजें यहाँ से मिली है गुमला से। रहमान ढेरी में अभी खुदाई ढंग से हुआ नहीं है, अभी चल ही रहा है। तो रहमान ढेरी में भी एक उसी टाइप का है, लेकिन अभी यहाँ पर बढ़िया से एक्सकेवेशन हुआ नहीं है। पाकिस्तान में जैसा कि अब देख ही रहे हैं कि वहां पर काफी गरीबी है, तो इस प्रकार के एक्सकेवेशन के लिए फंड का भी कमी है वहां। कोटदीजी जो है ये सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कोटदीजी में जो है किलेबंदी मिला है। कोटदीजी में एक किलेबंदी मिला है जो 3000 ईसा पूर्व का है, जो हड़प्पा संस्कृति से जस्ट पहले का है। और वो कंटिन्यू भी रहा है, क्योंकि सिंध कोटदीजी आपको हड़प्पा काल जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी कोटदीजी आएगा। तो ये हो गया। अमरी में भी सेम मिला है, लेकिन वहां किलेबंदी नहीं मिला है। और यहाँ ये अमरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अमरी में जो 3 लेयर मिले हैं, वो 3 लेयर अलग अलग काल के हैं। जैसे वहां पर सिंधु पूर्व, सिंधु और परवर्ती, मतलब हड़प्पा सभ्यता के समय का भी वहां पर मिला है। ये कंटिन्यूएशन में अमरी में हड़प्पा पूर्व का भी अवशेष मिला है, आदि ऐतिहासिक में हड़प्पा पूर्व काल का भी मिला है, हड़प्पा संस्कृति के समय का भी मिला है, और हड़प्पा संस्कृति जब खत्म हो गया, मतलब 1500 ईसा पूर्व, उसके बाद का भी मिला है। मतलब तीनों ही चरण का यहाँ पर मिला है। तो अमरी इसमें इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर किसी भी एग्जाम में ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जहां हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा कालीन और हड़प्पा के बाद परवर्ती हड़प्पा काल का भी जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो जगह हो जाएगा अमरी, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। अब यह घग्घर चौथा जो है जो इम्पोर्टेंट है, उसमें घग्घर घाटी। घग्घर घाटी नाम सुना होगा आपने, या नहीं सुना है तो अभी हम बता देते हैं। घग्घर जो है सरस्वती नदी जो विलुप्त हो गई है उसे ही घग्घर कहा जाता है आजकल। तो घग्घर नदी तो अब मौजूद नहीं है, लेकिन उसका घाटी है। तो घग्घर घाटी, जिसे जो है बहावलपुर पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, हकरा पाट। घग्घर घाटी को हकरा पाट बोलते हैं, और घग्घर नदी को हकरा नदी बोलते हैं बहावलपुर पाकिस्तान में। तो वहां पर बहावलपुर में अभी जो खुदाई है वो काम अभी ज्यादा हुआ नहीं है, कुछ एक्सप्लोरेशन हुआ है। बताया था एक्सप्लोरेशन से वहां पर जो है पता चला है कि वहां हड़प्पा काल से पहले का और हड़प्पा काल का भी जो है अवशेष वहां मौजूद है। अभी उसका खुदाई वगैरह का काम अभी अच्छा से ढंग से हुआ नहीं है। तो घग्घर घाटी में, मतलब सरस्वती नदी की घाटी में सबसे इंपॉर्टेंट है कालीबंगा। सरस्वती की जो सहायक नदी थी दृष्टद्वती, उसका भी जो है घाटी वहीं पर है। तो कालीबंगा में एक किलेबंदी मिली है। किलेबंदी किया हुआ 240 मीटर गुना 260 मीटर का किलेबंदी किया हुआ एक समांतर चतुर्भुज के आकार का एक किलेबंदी मिला है, जो 240 मीटर गुना 260 मीटर का है। इस किलेबंदी के अंदर में जो है वहां पर
ये किलेबंदी किस चीज का था? कच्ची ईंट का। तो ये सब नोट कर लीजिएगा। कच्ची ईंट का किलेबंदी मिला है 240 मीटर गुना 260 मीटर का। इस किलेबंदी के अंदर में जो है काफी बड़ी संख्या में संरचनाएं मिली है, घर मिले हैं, कच्ची ईंटों के मकान सब मिले हैं। और कालीबंगा में जो है लोगों को पक्की ईंटों का भी प्रयोग पता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कच्ची ईंट का ही प्रयोग करते थे, लेकिन उन लोगों को ज्यादा मकान और काफी मजबूत घर मिला है। कच्ची ईंटों का काफी मजबूत घर कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर चूंकि अभी खुदाई काफी चल रही है, तो इसके कारण कालीबंगा राजस्थान में है, भारत में। और यहाँ पर एक्सकेवेशन का काम काफी तेजी से चल रहा है और नए नए जो है खुलासे हो रहे हैं। तो ये किलेबंदी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये किलेबंदी 3000 ईसा पूर्व का मिला है, ईंटों का जो कार्बन डेटिंग के आधार पर। तो कालीबंगा से एक और इंपॉर्टेंट चीज मिला है, और वो है जूता हुआ खेत। जूता हुआ खेत जो मिला है कालीबंगा से, उसमें जो है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम खुदाई की हुई है। एक तरफ से किया हुआ है 30 सेंटीमीटर और दूसरा तरफ से 1.9 सेंटीमीटर। अब जो 30 सेंटीमीटर जो खुदाई मतलब जो हल का मतलब ये जिधर से हल चलाया जाता था, तो 30 सेंटीमीटर का गैप जिधर रखा जाता था उधर चना रोपा जाता था, चना। और जहां पर 1.9 सेंटीमीटर का मतलब 1.9 सेंटीमीटर नहीं, मीटर, 1.9 सेंटीमीटर मतलब 190 सेंटीमीटर। तो 190 सेंटीमीटर का जिधर ये गैप रखा जाता था, वहां उपजाया जाता था क्या? सरसों। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जुता हुआ खेत मिला है, जहां जुताई 30 सेंटीमीटर के गैप में होता था, वहां चना रोपा जाता था। एक तरफ से 1.9 सेंटीमीटर का 1.9 मीटर का गैप रखा जाता था, वहां सरसों रोपा जाता था। तो कालीबंगा में जुता हुआ खेत काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा जाता है। जुता हुआ खेत में कई बार ये भी पूछा जाएगा कि वहां पर मतलब किस प्रकार से जो है ये खुदाई ये मतलब ये होता था, जुताई होता था, जुताई। तो जुताई एक तरफ से 30 सेंटीमीटर के गैप में, मतलब 30 सेंटीमीटर का गैप हुआ कि मतलब जैसे ऐसे एक बार कर दिया 30 सेंटीमीटर का गैप से ऐसे ऐसे खेत को जोतते गया, फिर ऐसे किया तो 1.190 सेंटीमीटर का गैप रखा। तो यहाँ पर जो है इस लाइन में जो है रोप दिया, मतलब ये चना, ऐसे ऐसे चना रोप दिया। और इधर रोप दिया जो है इस गैप में क्या रोपेंगे? सरसों रोपेंगे। समझ गए? तो एक तरफ से इस छोटे गैप में रोपेंगे चना और बड़े गैप में रोपेंगे सरसों, जिससे कि दोनों फसल एक साथ अच्छा से हो सके। तो अब जो है कालीबंगा के बाद एक इंपॉर्टेंट जो जगह है पश्चिम पंजाब, जो अभी पाकिस्तान में है, उसमें है सरायखोला और जलीलपुर, दोनों पास पास में ही है। तो सरायखोला और जलीलपुर, इस दोनों में एक ही प्रकार की चीजें मिली है, जिसमें सबसे मुख्य पॉलिशदार कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी मिला है, जो पॉलिश एकदम किया हुआ, पत्थर एकदम घिसा हुआ पॉलिश किया हुआ है। और हस्त निर्मित मृदभांड, मतलब हाथ से बनाया हुआ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तांबा और कांसा का प्रयोग भी मिला है और लाजबर्द मणि भी मिला है। लाजबर्द मणि जो है ये उत्तरी अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, एक हल्का रत्न होता है। तो लाजबर्द मणि भी मिला है, तांबा कांसा भी मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि इसका अफगानिस्तान से ही संबंध था। और ये जो सभ्यताएं हैं जो एक समय की है, ये आपस में जो है व्यापार करती थी, इसका मतलब प्रमाण मिला। यहाँ पर बलूचिस्तान में जो है जो ये मेहरगढ़ है, क्वेटा है, ये सबका आपस में इंटरेक्शन था। यहाँ पर दो और संस्कृति था, नाल और कुली और एक बालाकोट, ये भी सब बलूचिस्तान में ही है, काफी इंपोर्टेंट है। बालाकोट जो है कराची के पास है, वहां भी हड़प्पा पूर्व का मिला। तो ये सभी जगह जो है, तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति के बारे में पूछा जा सकता है कभी भी, तो इसमें ये सब आ जाएगा। इंडिया में भी कैथा में एक मिला है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, वो भी काफी इंपोर्टेंट है।
तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति का फ्लो का नाम हम जान गए। हमने आपको बताया कि आद्य ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है, उसका महत्व क्या है। आद्य ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या हुआ, ने बताया कि वैसा काल जिसका इतिहास लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है, या अगर लिखित रूप में है भी तो उसको पढ़ा नहीं जा सका है, या फिर उसका कोई साहित्य नहीं उपलब्ध है लिखित रूप में, या है भी तो उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसे काल को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और हम लोग पुरातत्व से अगर हम जान रहे हैं कि वहां कृषि अर्थव्यवस्था थी, कृषि वहां का मुख्य पेशा था, लोग एक जगह रह रहे थे, तो इसका मतलब वहां कुछ इतिहास तो था, लेकिन उसके बारे में हम लोग को पता नहीं है। ऐसे सभी काल को हम लोग किसमें डालते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में। समझ गए? तो कई लोग इसको बोल सकते हैं कि भाई जब उसका इतिहास नहीं पता है तो ऐतिहासिक काल कैसे हो गया, या आद्य ऐतिहासिक काल कैसे हो गया जब कुछ पढ़े। लेकिन इसलिए क्योंकि हम यह मान के चलते हैं कि जब कृषि शुरुआत हो गई और एक जगह लोग रहने लगा, तो जाहिर है उसके बाद एक कंटिन्यूटी बना रहा, और जब कंटिन्यूटी बना रहा तो इतिहास में तो वो था। तो ये सब जो खोज हुए हैं, खुदाई हुए हैं, इससे कार्बन डेटिंग हुआ है, इस सब से हम लोगों को पता चल गया है कि भाई वहां पर पहले था। तो महत्व जान गए। अनुसंधान आपको हमने विस्तृत रूप से बताया कि कैसे जो है इसका अनुसंधान किया जाता है। दो प्रोसेस है, एक्सप्लोरेशन है, एक्सकेवेशन है। पहले एक्सप्लोरेट करते हैं, फिर एक्सकेवेट करते हैं। एक्सकेवेशन में जो है हम लोग उसका खुदाई करते हैं, अलग अलग लेयर में जो है अलग अलग काल का हमें जो है प्राप्त होता है खुदाई से सामग्रियां, और उसका जो है हम लोग कार्बन 14 विश्लेषण और अन्य प्रकार के जांच से जिसमें हम लोग अलग अलग विज्ञान का सहयोग लेते हैं, जूलॉजी, बोटनी से लेकर के केमिस्ट्री, सभी चीज का उसमें उपयोग करके हम लोग पता लगाते हैं कि वो कितना साल पुराना है और वो किस चीज में इस्तेमाल होता था, कौन सा सामान। ये सब चीज का पता हम लोग अनुमान से लगाते हैं। उसका आरंभ कब से माना जाता है? नॉर्मली 5000 ईसा पूर्व से माना जाता है, लेकिन बस्तिया 7000 ईसा पूर्व का भी प्रमाण मिला है। बल्तिस्तान में मेहरगढ़, क्वेटा घाटी, अंजीरा, राना घुंडाई, गुमला, रहमान ढेरी गोमल घाटी में, कोटदीजी अमरी सिंध में, बहावलपुर कालीबंगा घरघर घाटी में, इसमें कालीबंगा इंडिया में है, भावलपुर पाकिस्तान में है, पश्चिम पंजाब में सरायखोला, जलीपुर, ये सब काफी इंपोर्टेंट स्थल है। इसके अलावे भी कई इंपोर्टेंट स्थल है जो हम लोग आगे जब और पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। आपको सिर्फ नोट करते जाता है, और जितना हम पढ़ाएंगे वो आपको जो है याद करवा देंगे, ये आप एकदम गारंटी रखिए। एक एक चीज आप वीडियो के साथ बने रहिए, उसको बार बार देखिए। और मैं इसी प्रकार से अन्य सभी टॉपिक्स पर, जिसमें कि इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, इसके अलावे जो है आपको जो संविधान है, साइंस के टॉपिक्स है, मतलब जीएस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स यहाँ पर छूटेगा नहीं, हर चीज बताया जाएगा। इवन मैथ्स के भी जो है जो कुछ सवाल होंगे वो भी हम बताएंगे। आप वीडियो में बताते रहिएगा कि किस प्रकार का वीडियो या किस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए, उस पर मैं जो है ये बताऊंगा। मेरा दायरा जो है काफी ब्रॉड है, और मैं किसी भी जो इस सब सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज के, उस पर वीडियो बना सकता हूँ और बनाने का प्रयास करूंगा। आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा। और हमारे जो चैनल है एडू सक्सेस, इसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियो डालते ही तुरंत पता चल जाए। धन्यवाद।